अस्पताल के कॉरिडोर में वो पागलों की तरह भाग रही थी। 3 साला अहमद को सीने से लगाए उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। बाहर पड़ती बर्फ और शदीद ठंड का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। बर्फीले कॉरिडोर पर उसके नंगे पैर अपने निशान छोड़ते जा रहे थे। सभी लोग मुड़ मुड़ कर उस 22-23 साला लड़की को देख रहे थे जो एक एक की मिन्नतें कर रही थी कि उसके बच्चे को बचा लो। स्ट्रेचर उसके सामने लाया जा चुका था। फारिया ने एक नज़र अपनी गोद में बेहोश लेटे अहमद को देखा, जिसके होंठ नीले पड़ रहे थे। कांपते हाथों से उसने अहमद को स्ट्रेचर पर लेटा दिया। उसे फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया था। क्या हुआ बेटी, ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? फारिया को इमरजेंसी के बाहर मुस्तकिल रोते देखा तो उस औरत ने पूछ लिया। फारिया ने नज़र उठाकर उसको देखा और बोली, ये मेरा बेटा है। फारिया की आवाज़ भीग गई थी। औरत भी अफसोस करने लगी। बढ़ती हुई शदीद ठंड फारिया की रगों में खून मुंजमद करने लगी थी। अचानक ही अहमद की तबीयत ख़राब हो गई थी और उसे कोई भारी चीज़ ओढ़ने का मौका ही नहीं मिला था। उस वक्त भी उसके वजूद पर बस एक हल्का सा ओवरकोट था। फारिया ने उसे अपने इर्द गिर्द लपेटा। उसके स्याह बाल बेतरतीब होकर पुश्त पर बिखरे थे। आंखों में सुर्खी उतर आई थी। न जाने कितने घंटे वो कॉरिडोर में बेचैन होकर टहलती रही। जान तो अंदर अहमद में अटकी थी। बार बार दुआ कर रही थी कि अहमद का यहीं इलाज हो जाए। उस छोटे से पहाड़ी शहर में वाहिद यही अस्पताल था जहां दिल की बीमारियों के अच्छे डॉक्टर मौजूद थे, और उस शहर से बाहर ले जाना उसे वो अहमद को अफोर्ड कर ही नहीं सकती थी। जब नर्स ने आकर उसे इत्तला दी कि डॉक्टर आपको अंदर बुला रहे हैं, फारिया धड़कते दिल के साथ डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर चली आई। वो इस शहर के सबसे काबिल हार्ट स्पेशलिस्ट थे। माफ़ कीजिएगा मिसेस फारिया, लेकिन आपके बेटे की रिपोर्ट्स कुछ अच्छी नहीं आई। आपके बेटे अहमद के दिल में बचपन से ही एक सुराख है, और मुझे तो हैरत है आप लोगों को अब तक ये क्यों पता नहीं है बात। आपके बेटे का फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा है। डॉक्टर नोमान की बात फारिया पर किसी पहाड़ की तरह टूटी। वो बेयकीन निगाहों से उन्हें देखने लगी। बेवकूफ़ तो वो थी नहीं, उसे पता था कि दिल की सर्जरी के लिए अच्छी खासी रकम दरकार होती है। बेजान कदमों के साथ वो सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर निकल आई थी। डॉक्टर ने उसे तमाम अखराजात का बता दिया। कम से कम भी 2 करोड़ का खर्च था। फारिया ने ओवरकोट की जेब से मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से असद का नंबर डायल किया। दूसरी जानिब मुसलसल बेल जाती रही। फारिया ने अस्पताल की खिड़की से बाहर का मंजर देखा। रूई के गालों की सूरत आसमान से बर्फ़ नीचे उतर रही थी। शाम ढलने लगी थी। उस वक्त तो वहाँ सुबह होगी और यकीनन वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होगा। फारिया ने असद के मुतालिक सोचा, जो अमेरिका में मुकीम था। काफ़ी देर तक बेल जाती रही मगर असद ने फारिया की कॉल रिसीव नहीं की। फारिया की आंखों में आंसू उतरने लगे। कम अज़ कम आज तो वो उसकी कॉल उठा लेता। उसने कई मर्तबा पै दर पै कॉल्स की, मगर हमेशा की तरह असद ने उसकी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया था। डॉक्टर के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। आपके पास पैसे अरेंज करने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त है। आपके बेटे की कंडीशन ठीक नहीं है। अहमद को आईसीयू में दाखिल कर लिया गया था। मारिया थके हारे कदमों से अस्पताल से बाहर निकल आई। ढलती शाम में उसने अपने ख़ानदान के हर जानने वाले का नंबर मिला लिया, मगर किसी के पास भी फारिया की मदद करने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ लोगों ने तो फारिया का नंबर देखते ही कॉल काट दी थी, और उसे जिन नज़रों से देखा करते थे वो फारिया अच्छी तरह जानती थी। ख़ानदान में वो किसी के नज़दीक भी काबिल भरोसा नहीं थी। पशेमानी का शदीद एहसास फारिया को घेरे में लेने लगा। काश वो सब कुछ ना हुआ होता तो आज मैं इतनी तनहा ना होती। अहमद के इलाज के लिए कोई तो मेरे साथ खड़ा होता। फारिया वहीं कॉरिडोर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अहमद उसे अपने हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? फारिया ने सर उठाया। ये वही बूढ़ी औरत थी जो दोबारा उससे पूछ रही थी। फारिया ने बेबसी से उन्हें सारी बात बता दी कि वो बेटे के इलाज के लिए पैसों की वजह से परेशान है। 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। कोई तुम्हें इतने पैसे नहीं देगा। अस्पताल वाले भी मुफ्त इलाज नहीं करेंगे। हाँ, मगर एक शख्स ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उस औरत की बात पर फारिया ने चौंक कर सर उठाया। कौन है वो शख्स? वो बेकरार हो गई थी। उस अस्पताल के बहुत बड़े बड़े डोनर्स हैं यहाँ, यहीं इसी शहर में उनका ऑफिस है, लेकिन वो कभी कभार यहाँ आते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। तुम अभी उनके पास चली जाओ। अगर उन्होंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया तो तुम्हारे बेटे के सारे इलाज का खर्चा वो उठा लेंगे।
फारिया बेताब होकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। कौन है वो, क्या नाम है उनका? फारिया ने पूछा। उनका नाम ज़ारून अहमद है। औरत के नाम बताने पर फारिया के सर पर गोया सातों आसमान आन टूटे। ज़ारून अहमद, उसके लब बेआवाज़ फड़फड़ाए थे। इस नाम के साथ उसका ताल्लुक़ माजी में बहुत गहरा रहा था। कितने ही माजी के मनाजिर उसकी आंखों के सामने घूम गए। एक वजीज सरापा उसकी आंखों के सामने लहराया। ब्राउन आंखों से छलकती बेयकीनी और गुस्सा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती फारिया। एक ही जुमला उसके कानों में गूंजा था। औरत उसकी हालत देखकर घबरा गई थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा रंग क्यों सफ़ेद पड़ गया? फारिया ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। नहीं, आप मुझे उनका एड्रेस बताएं। औरत ने ज़ारून अहमद का एड्रेस फारिया को बता दिया। यकीनन ये कोई और ज़ारून अहमद है। भला वो यहाँ कहाँ? फारिया ने अपने ख्यालात को झटका और कार्ड लेकर अस्पताल से बाहर निकल आई। सर्द हवा ने उसका इस्तकबाल किया तो बेख्तियार वो खुद में सिमट गई। घर जाने का उसके पास वक्त नहीं था। मार्केट से सस्ते से जूते लेकर उसने अपने पैरों में पहने और सीधा ज़ारून अहमद के ऑफिस तक चली आई। वो शानदार बिल्डिंग थी। इतना मालदार इंसान ही किसी अस्पताल का डोनर हो सकता था। फारिया ने काउंटर पर मौजूद लड़की से कहा कि वो ज़ारून अहमद से मिलना चाहती है। सर तो इस वक्त बहुत बिजी हैं, लेकिन मैं इत्तला कर देती हूँ। आप अपना नाम बता दें। लड़की ने फारिया से उसका नाम पूछा तो फारिया ने बता दिया। वो खामोशी से वेटिंग एरिया में बैठकर इंतज़ार करने लगी। सर आपको अंदर बुला रहे हैं। वो अपने ख्यालों में गुम थी जब सेक्रेटरी की आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया। इतने मसरूफ़ आदमी ने उसे इतनी जल्दी अंदर बुला लिया था। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। ज़ारून के कमरे का दरवाज़ा धकेलकर वो अंदर दाखिल हुई थी। सामने ही चेयर पर वो शख्स बैठा था, मगर उसकी पुश्त थी फारिया की तरफ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है सर। मैंने सुना है आप यहाँ के हॉस्पिटल को डोनेट करते हैं। मुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए रकम की ज़रूरत है। फारिया ने जल्दी जल्दी अपनी बात कही कि कहीं वो बड़ा आदमी उसका वक्त ख़त्म ना कर दे। उसने अपनी चेयर घुमाई और फारिया के सामने उसका चेहरा आ गया। फारिया को यूँ लगा कि एक बार फिर उसका वजूद ज़लज़लों की ज़द में आया हो। वो फटी फटी निगाहों से सामने बैठे उस शख्स को देखने लगी जिसका नाम ज़ारून अहमद था। वो मुस्कुरा रहा था। कैसी हो फारिया? तो आज तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत मेरे दरवाजे तक ले ही आई। फारिया बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। ये कैसे मुमकिन था? तुम? फारिया के लबों से निकला। हाँ मैं ज़ारून अहमद। क्या भूल गई मुझे? अभी इतना वक्त तो नहीं गुजरा। 3.5 साल ही तो गुजरे हैं सिर्फ। ज़ारून की आवाज़ में तल्खी उभरी थी। फारिया ने आंखें बंद करके खुद को जैसे यकीन दिलाया कि ये सब हकीकत थी। वो ठंडा सांस लेकर पलटी। क्यों? वापस क्यों जा रही हो? भूल गई कि तुम्हारा बेटा आईसीयू में है और उसकी हार्ट सर्जरी के लिए तुम्हें 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। वो मक्कारी से मुस्कुराता कह रहा था। फारिया एक झटके से पलटी। तुम ये सब कैसे जानते हो? उसकी आवाज़ में खौफ उतर आया था। ज़ारून का बेसाख्ता कहकहा गूंजा। वो अपनी जगह से उठ गया था और लंबे लंबे डग भरता ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ। फारिया बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी थी और पीछे लगी दीवार से जा टकराई। ज़ारून अहमद मुस्कुराते हुए दीवार पर एक हाथ रखकर उसकी जानिब झुका था। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ फारिया गुलजार अहमद, और मुझे ये भी पता है कि मुझसे पैसे लेने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। तुम्हारे पूरे ख़ानदान वाले तुम्हारी मदद करने से इनकार कर चुके हैं और इस वक्त तुम इतनी मजबूर हो कि मुझसे पैसे लेने के लिए कुछ भी कर सकती हो। कुछ भी? उसकी आंखों में झांकते ज़ारून अहमद ने कहा था। फारिया का दिल लरज़ कर रह गया। ज़ारून अहमद एकदम पलटा और उसने शेल्फ में रखी कोई चीज़ बाहर निकाली। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अब भी, और इसी वक्त तुम्हें चेक काट कर दे दूँगा। सुबह तुम्हारे बेटे की सर्जरी भी हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी सिर्फ एक शर्त मानना होगी। फारिया के कदम लड़खड़ा से गए। पैसे मिलने की उम्मीद नज़र आई। ये तो भूल ही गई कि सामने खड़ा शख्स कौन था। वो बेइख्तियार 2 कदम चलकर उसके सामने आई। ज़ारून अहमद ने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ टेबल पर रख दी और वो एक रुहेल थी। रुहेल के अंदर कुरान मजीद था। ज़ारून अहमद ने वो कुरान शरीफ निकाला और टेबल पर रख दिया। आओ, इस मुक़द्दस किताब पर हाथ रखकर कसम उठाओ कि तुम मुझसे 2 करोड़ रुपए लेने के बाद जो मैं चाहूँगा वो करोगी। उसकी आवाज़ में खुली दावत थी। फारिया साकित रह गई। इतनी बड़ी किताब को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? तुम अपनी शर्त वैसे भी मुझे बता सकते हो। फारिया की बात पर ज़ारून अहमद ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। कुरान पाक को सिर्फ मैं तो दरमियान में नहीं लाया। कुछ याद आया इस किताब को देखकर?
तुम भी तो एक दफ़ा मेरे और अपने रिश्ते के दरमियान इस किताब को लाई थी। इस पर हाथ रख कर कसम उठाना तुम्हारे लिए तो बिल्कुल मामूल की बात है ना। इसलिए ड्रामे मत करो और आगे बढ़कर कसम खाओ, वरना निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उसका लहजा ही बदल गया था पल में। फारिया की निगाहों में अहमद की सूरत लहरा गई। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे वाकई पैसों की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा यकीन करो। कुरान पर हाथ रख कर कसम उठाओ कि 2 करोड़ के बदले मेरा एक काम करोगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा, वरना चली जाओ। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। फारिया की आंखों में आंसू उभरे, मगर वो मजबूर थी। बाहर सफ़ेद रात मज़ीद गहरी होती जा रही थी। कांपते हाथों से वो आगे आई। उसने कलाम पाक पर अपना हाथ रख दिया। सारून अहमद के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट बिखर गई, यूं जैसे वो फतेहयाब हो गया हो। मैं कसम खाती हूँ कि 2 करोड़ रुपए मिलने के बाद तुम मुझे जो काम कहोगे उसके बदले मैं करूँगी, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। ज़ारून अहमद ने एक झटके से जेब से चेकबुक निकाली और 2 करोड़ रुपए का चेक काट कर उसकी जानिब फेंक दिया। अब चली जाओ यहाँ से और कल रात को मेरे घर आ जाना। याद तो होगा ना कि मैं कहाँ रहता हूँ, वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कह रहा था। फारिया ने शिद्दत से अपनी आंखें मींच लीं। आंसू लुढ़क कर उसकी गालों पर बह निकले। जल्दी से उसने चेक उठाया और उल्टे कदमों ज़ारून अहमद के ऑफिस से बाहर निकलती चली गई। फ़िलहाल उसे सिर्फ अपने बेटे की ज़िंदगी बचानी थी। फजर की अजान से पहले उसने 2 करोड़ का वो चेक हॉस्पिटल में जमा करवा दिया। डॉक्टर हैरान थे कि उसने इतनी जल्दी रकम का बंदोबस्त कैसे किया, मगर सर्जरी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वो पूरा दिन बेताबी से कॉरिडोर में टहलती रही। उसके हलक से सिवाय पानी के और कुछ नीचे नहीं उतरा था। शाम 7 बजे के करीब जब डॉक्टर ने आकर उसे इत्तला दी कि उसका बेटा अब खतरे से बाहर है, तो बेइख्तियारी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। और उसी लम्हे उसके जहन में ज़ारून अहमद का चेहरा लहराया। शाम ढल चुकी थी। फारिया के कदम लरजने लगे, मगर उसने अपना वादा पूरा करना ही था। उसका ईमान इतना कमज़ोर नहीं था कि वो कलाम पाक पर रखी कसम को भूल जाती। थके हारे कदमों से वह अस्पताल से बाहर निकल आई। घर जाकर उसने सिर्फ लिबास तब्दील किया। लंबे स्याह बालों को ब्रश करके उसने उन्हें यूं ही खुला छोड़ा। पता नहीं ज़ारून ने आज उसे क्या काम कहना था। सुर्ख रंग की शॉल को अच्छे से खुद पर लपेटते वो ज़ारून अहमद के घर जा पहुंची। घर में खामोशी थी। मुलाजिम ने उसे लाउंज में बिठा दिया। वो बेचैनी से अपनी हथेलियां मसल रही थी। आप ऊपर ज़ारून अहमद साहब के बेडरूम में चली जाइए, उन्होंने ऊपर आपको बुलाया। मुलाजिम ने आकर इत्तला दी तो फारिया का दिल खौफ से धड़क उठा, मगर मजबूरी थी। सुस्त कदम उठाती ज़ारून अहमद के कमरे की जानिब पहुंच गई। दरवाज़ा खुला था। वो खामोशी से अंदर दाखिल हो गए। सामने ही बैकग्राउंड से टेक लगाए ज़ारून अहमद बैठा था। उसने नाइट गाउन पहन रखा था और उसके चेहरे पर फातिहाना तासुरात थे। फारिया को देखते वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ज़हे नसीब मिस फारिया गुलजार अहमद, आज तो आप खुद चलकर हमारे पास आई हैं। वो धीरे धीरे चलता ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या काम है तुम्हें मुझसे, जल्दी से बताओ। फारिया की आवाज़ कांप रही थी। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अंदर तो आओ, बता देता हूँ। अगर उसने दरवाजे को लॉक किया और दूसरे हाथ से फारिया का हाथ थामकर उसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया। फारिया का वजूद ठंडा पड़ने लगा था। तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? फारिया की आंखों में आंसू भरने लगे। ज़ारून यकदम संजीदा हो गया था। क्या तुम्हें नहीं पता मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? मेरे सामने ज़्यादा आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझसे पूरे 2 करोड़ रुपए लिए और उसके एवज़ तुम्हें आज की रात मेरे साथ गुजारना होगी, यही शर्त है। ज़ारून की बात पर फारिया एक लम्हे के लिए साकित सी हो गई, और फिर जब उसे ज़ारून की बात समझ आई तो यकदम घबरा कर उठ खड़ी हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ? मैं अपने शोहर को धोखा नहीं दे सकती। फारिया की बात पर ज़ारून ने एक ज़ोरदार कहकहा लगा। शोहर? कौन सा शोहर? वो जो 3 साल पहले तुमसे निकाह करके गया और आज तक पलट कर वापस नहीं आया, जिसे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। तुम तन्हा अपने बेटे को पाल रही हो, और ये ज़्यादा पाकबाजी के ड्रामे मेरे सामने मत करो। अपने माजी को भूल गई हो क्या? ज़ारून अहमद की बात में हक़ारत थी। फारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लपक कर ज़ारून के बराबर से गुजरना चाहा, मगर उसने सख्ती से उसके दोनों बाजू दबोचकर उसे बेड पर पटका था। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश भी मत करो। आज रात तो तुम्हें मेरे साथ ही गुजारना पड़ेगी। और तुम कौन सा कुंवारी हो या अनछुई हो कि जिसे मेरे साथ कुछ वक्त गुजार कर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा? किसी को क्या पता चलेगा कि तुमने एक रात किसके साथ गुजारी है? ज़ारून की बातों पर फारिया का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो अपने गाउन की डोरी खोल रहा था। फारिया की सुर्ख शॉल उसके कानों से
کاندھوں سے ڈھلک کر نیچے جا گری، سیاہ ریشمی بال بکھر گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ پلیز اس طرح مت کرو زارون، جانے دو مجھے، میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، تم تو میرے رشتے دار ہو۔ وہ سسکنے لگی۔ زارون نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے بھی تو اٹھایا تھا میری مجبوری کا فائدہ، کچھ یاد آ رہا ہے؟ زارون اس کی جانب جھکتے پوچھ رہا تھا۔ بے یقین نگاہ سے اسے دیکھتے فاریہ کے ذہن میں ماضی کے کئی مناظر ایک ساتھ لہرا گئے تھے۔ ان دنوں جب وہ اسلام آباد کے ایک ہاسٹل میں رہا کرتی تھی، تعلیم حاصل کرنا اس کا شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بابا جان نے خاندان بھر کی مخالفت مول لے کر اسے ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس رات جب وہ کلاسز ختم کر کے اپنے کمرے میں گئی تو سبھی لڑکیاں ایک جگہ پر پریشان جمع تھیں۔ کیا ہو گیا؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنی دوست سمیرا سے پوچھا۔ ہاسٹل کے کمرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے، انتظامیہ نے ہاسٹل خالی کرنے کا حکم دے دیا، سب لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہی ہیں، سمیرا نے اطلاع دی۔ فاریہ یکدم پریشان ہو گئی۔ وہ کیسے گھر واپس جا سکتی تھی؟ اس کا شہر تو پہاڑی علاقے میں تھا اور یہاں سے بڑے فاصلے پر تھا۔ بدقسمتی سے اس ہاسٹل کی سبھی لڑکیاں نزدیکی شہروں کی تھیں، سبھی کے گھر والے انہیں لینے آ رہے تھے۔ فاریہ کو پتہ تھا اگر آج اس نے بابا جان کو اس سب بارے بتایا تو دوبارہ کبھی اسے پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ اپنے لب کاٹنے لگی۔ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ بے دلی سے اس نے نمبر دیکھا اور وہ اس کا یہاں شہر میں رہنے والے ایک دور پار کے رشتہ دار کا نمبر تھا۔ اب اس وقت انہیں کیا کام ہے؟ فاریہ نے بیزاری سے کان سے لگایا تھا فون۔ دوسری جانب ہادیہ باجی نے فاریہ سے سلام دعا کی۔ فاریہ نے بے اختیاری بتا دیا کہ وہ بہت پریشان ہے، ہاسٹل بند ہو گیا ہے اور گھر جانے میں اسے کافی وقت لگ جائے گا۔ اس پر مستزاد یہ کہ موسم بھی شدید خراب تھا اور کسی بھی لمحے برف باری شروع ہو سکتی تھی۔ دوسری جانب ہادیہ باجی اچانک بولی کہ گھر واپس کیوں جاؤ گی بھائی، میرا گھر اسی شہر میں اور میں تمہاری رشتہ دار لگتی ہوں، غیر تھوڑی نہ ہوں۔ تم جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، میں زارون کو بھیج دیتی ہوں، لے آتا ہے وہ تمہیں۔ ان کی بات پر فاریہ نے انکار کرنا چاہا۔ یقیناً بابا جان کو اچھا نہ لگتا کہ وہ اس طرح منہ اٹھا کر ان کے رشتہ داروں کے گھر گئے۔ وہ مزاج کے بے حد سخت تھے۔ مگر صرف 15 منٹ کے بعد ہاسٹل کے گیٹ پر زارون احمد کی گاڑی رک رہی تھی، شاندار سیاہ گاڑی۔ نیچے اتر کر اس نے فاریہ کو کال ملائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا بیگ لیا اور باہر آ گئے۔ وہ سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنے، سر پر امبریلا لیے برف باری سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فاریہ کو دیکھتے لپک کر اس کے پاس آیا۔ آئیے مس، امی نے حکم دیا ہے کہ آپ کو لے کر جانا ہے۔ ویسے اس برفانی موسم میں آپ کو ہاسٹل سے نکلنے کی کیا سوجی اچانک؟ اس کا بیگ گاڑی میں رکھتے ہوئے شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ اچھا خاصا خوش مزاج تھا۔ فاریہ کو اس کی کمپنی اچھی لگی۔ پورے راستے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ ہادیہ باجی فاریہ کی امی کی عمر تھی اور زارون ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے فاریہ کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ جب تک ہاسٹل کے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے تم آرام سے میرے گھر میں رہو، تمہارے ماما بابا سے میں خود بات کر لوں گی۔ فاریہ مسکرا دی۔ انہوں نے اپنے کمرے کے برابر والا کمرہ اس کے لیے تیار کروا دیا تھا۔ وہ پورے دن کی تھکی ہوئی تھی، رات گہری ہو رہی تھی اور کچھ شدید ٹھنڈے موسم کا اثر تھا کہ گرم بستر ملتے ہی فاریہ کو نیند نے آ گھیرا۔ رات شاید آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب اپنے کمرے میں خود سے لڑتے زارون احمد نے بے اختیار اپنا کمبل اتار پھینکا۔ اس کا رخ فاریہ کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ آہستگی سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں فاریہ کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی، بیڈ پر اوندھے ہو کر سونا اس کی عادت تھی۔ زارون احمد ساکت رہ گیا۔ اتنا بے مثال حسن آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا بیڈ تک آیا۔ کمبل اس کے اوپر سے ہٹ چکا تھا، لباس بے ترتیب تھا۔ اس کی دودھیا پنڈلیاں سیاہ رنگ کے نائٹ ڈریس میں چمک رہی تھیں۔ زارون احمد کے دل کو کچھ ہوا۔ پہلی نظر میں وہ اسے گھائل کر گئی تھی۔ نہ جانے کمزور لمحات کا اثر تھا یا کیا۔ زارون احمد نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے گال پر سے بالوں کی ایک لٹ ہٹائی۔ وہ مدہوش ہو رہی تھی۔ ٹھنڈے لمس سے ذرا سا کسمس آئی اور اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر زارون احمد پر پڑی وہ اچانک سے ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ فاریہ کا لباس بے ترتیب تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے آپ کو چھپانے لگی، مگر زارون احمد دلچسپی بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دھیرے سے بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھتے زارون احمد نے اس کے مکمل سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ پتہ نہیں میں یہاں کیا کر رہا ہوں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ تو طے ہے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے اس کے بعد سے میرا مسلسل یہی دل چاہ رہا ہے کہ میں جا کر تم سے بات کروں۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ فاریہ کا خون کھولنے لگا۔ اس لیے آپ لوگ مجھے اپنے گھر لے کر آئے ہیں
ताकि रात के इस पहर आप इस तरह मेरे कमरे में घुस आएं? जानते भी हैं इस बात का क्या मतलब है? फारिया ने तल्खी से कहा तो ज़ारून ने सर झटक दिया। कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं किसी गलत इरादे से आया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी है। जल्द ही मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगा। तुम हमारे घर नहीं आई कभी भी, आज पहली दफ़ा ही आई हो, इसलिए सोचा दोबारा मौका मिले या ना मिले मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। ज़ारून की बात पर फारिया का गोया दिमाग घूम गया। उन दिनों वो वैसे भी बड़ी अक्खड़ मिजाज और खुद पसंद हुआ करती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? तुम मुझसे 2 साल छोटे हो और मैं तुम्हारी खाला लगती हूँ। फारिया की बात पर ज़ारून बेइख्तियार झुंझला गया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी अम्मी की दूर पार की कज़न लगती हो। बस हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं। मैंने सब पता करवा लिया है। मेरी और तुम्हारी शादी में और कोई रुकावट नहीं। तुम बस मुझे एक इशारा तो दो। ज़ारून का लहजा मखमूर होने लगा था। फारिया को खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ वरना मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर हदियाबाजी को यहाँ बुला लूँगी। फारिया ने उंगली उठाकर उसे धमकी दी। ज़ारून चंद लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर अचानक बेड से उतर गया। मैं तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करूँगा। इतना कहते वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। फारिया ने बेख्तियार एक ठंडी सांस ली और लपक कर दरवाजे को लॉक किया। उसे सख्त खौफ आ रहा था अगर वो आज कुछ कर गुजरता तो, लेकिन उसे न जाने क्यों ज़ारून की बात अच्छी लगी। वो बेहद हैंडसम था। वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। बस उसका इस तरह रात के इस वक्त अचानक उसके कमरे में आना गलत था। फारिया ने सर झटकते हुए सोचा। अगली सुबह वो हॉस्टल जाने को तैयार हो रही थी। दोस्त ने बताया मामला ठीक हो गए हैं। तभी ज़ारून अंदर आया। ज़ारून बेटा, फारिया को इसके हॉस्टल छोड़ दो। हादिया बाजी ने उसे हुक्म दिया। वो एक नज़र फारिया को देख कर रह गया और फारिया चुस-पुस सी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब वो अपना बैग लेकर आई तो गाड़ी में बैठा वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। खामोशी से वो उसके बराबर आकर बैठ गई। वो खामोश ड्राइव कर रहा था। फारिया ने ज़रा सा सर घुमाकर उसे देखा। सफ़ेद रंग की टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहने और साथ जीन्स, वो बेहद हैंडसम लग रहा था। फारिया बेख्तियार रुख मोड़कर खिड़की से बाहर झांकने लगी। तो फिर क्या सोचा है तुमने मेरे प्रपोज़ल के बारे में? क्या भिजवाऊँ अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर? ज़ारून ने दो टोक बात की। फारिया ने चौंक कर उसे देखा। मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे, वो काफ़ी सख्त हैं और तुम लोग हमारे दूर परे के रिश्तेदार हो। फारिया ने उसे टालना चाहा मगर बिलाखिर फारिया को हथियार डालने पड़े। वैसे ही दिल में वो हार मान चुकी थी उसके लिए। ज़ारून ने जब उसे हॉस्टल के गेट पर उतारा तो दोनों आपस में अच्छे खासे क्लोज हो चुके थे। फारिया का नंबर ज़ारून अहमद के मोबाइल में मुंतकिल हो चुका था। हॉस्टल में बैग रखकर वो कॉलेज में चली आई। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो, बिला वजह मुस्कुराए जा रही हो। कल रात तो तुम अपने रिश्तेदारों के घर भी गई थी ना? सुमेरा ने उससे पूछा तो फारिया बेख्तियार शर्मा दी। इसके बाद ज़ारून अक्सर ही उसके कॉलेज आ जाया करता था। कॉलेज के बाद वो दोनों कभी लंच और कभी आउटिंग एक साथ करने जाते। शहर में जहाँ कहीं भी फारिया को कोई काम होता ज़ारून किसी जिन की तरह हाजिर हो जाता। उनकी शिद्दतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। उसकी मुसलसल एक ही ज़िद थी कि वो जल्द अज जल्द फारिया से शादी करना चाहती तो फारिया भी यही थी, मगर वो किसी भी तरह पहले जाकर रास्ता हमवार करना चाहती थी। उसे बाबा की सख्ती का अच्छे से अंदाज़ा था। अगर उन्हें ज़रा सी भी भिनक पड़ जाती कि वो शहर में अपनी शादी के लिए लड़का पसंद किए बैठी है तो न जाने क्या हो जाता। उस रोज़ भी रात 1:30 का वक्त था जब नींद में डूबी फारिया को मुसलसल कॉल्स आने लगी। मोबाइल की मुसलसल बजती घंटी की आवाज़ सुनाई दी थी तो उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर मोबाइल पर देखा। ज़ारून की कॉल आ रही थी। जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारे हॉस्टल के गेट के बाहर खड़ा हूँ, पिछली तरफ से आना, छोटे दरवाजे से, मैंने लॉक ख़राब कर दिया, दरवाज़ा खुल जाएगा। ज़ारून ने जल्दी जल्दी कहकर बात काट दी थी। फारिया को कुछ समझ ना आई कि उसने बेयकीनी से मोबाइल पर वक्त देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। बेख्तियार उठ खड़ी हुई, खिड़की से बाहर नज़र डालते चौंक पड़ी। ताबड़तोड़ बारिश बरस रही थी। कमरे में मुसलसल चलते हीटर के बावजूद उसे सर्दी लग रही थी। फारिया ने जैकेट पहनकर उसकी जिप बंद की और सर पर स्कार्फ लपेटकर बाहर निकल आए। सर्द हवा के साथ बारिश की बौछार फारिया से आकर टकराई तो बेख्तियार उसने झुरझुरी ली थी। बारिश से बचने के लिए उसने एक छोटा सा अम्ब्रेला उठा लिया था। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा छाया था। वार्डन ठंडे मौसम की वजह से बेखबर अपने कमरे में सो रही थी। अरसा से उसे हॉस्टल में रहने की वजह से यहाँ के चोर दरवाज़ों तक का पता था। वो दबे कदमों चलती एहतियात के साथ हॉस्टल के पिछले हिस्से तक आई थी। वहाँ कोई नहीं था।
हॉस्टल का एक छोटा दरवाज़ा पीछे मैदान की जानिब खुलता था, जहाँ खुदरो झाड़ियाँ उगी हुई थी। फारिया ने आगे बढ़कर एहतियात से दरवाज़ा खोला तो वो खुल गया था। हैरत का शिकार होती फारिया बाहर निकल आई। सामने ही दरख्तों के दरमियान वो खड़ा था। फारिया हैरान रह गई। बारिश से बचने के लिए उसके पास कोई चीज़ नहीं थी। शायद उसके यहाँ आने के बाद बारिश शुरू हुई होगी। ये क्या बेवकूफ़ी है, इतनी सर्दी में बारिश में भीग रहे हो, बीमार हो जाओगे। फारिया ने जल्दी से अम्ब्रेला ले जाकर उसके हाथ में थमाया। अब वो दोनों एक छतरी के नीचे खड़े थे। बस तुम्हें देखने का दिल चाह रहा था, इसलिए चला आया यहाँ। ज़ारून की आवाज़ जज्बात की शिद्दत से भारी हो रही थी। फारिया को खुशगवार हैरत ने आ घेरा। तुम पागल हो क्या? उसने मुस्कुराते हुए ज़ारून से कहा। जवाबन वो दिल पर हाथ रख के ज़रा सा उसकी जानिब झुका। हाँ, तुम्हारे लिए पागल ही हूँ। फारिया हंसती बरसती बारिश में शदीद सर्दी के बीच वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े, दुनिया और माफिया से बेखबर। जब अचानक फारिया की जैकेट की जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। इस वक्त किसकी कॉल है, अल्लाह खैर करे। फारिया ने बेख्तियार मोबाइल निकाला। सामने एक घर का नंबर जगमगा रहा था। फारिया ने हैरत का शिकार होते फ़ोन कान से लगाया। फारिया, तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आया, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सुबह पहली फुर्सत में घर के लिए निकल पड़ना। फारिया के हाथों से मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा। अम्मा जान की रोती आवाज़ उसके कानों में हथौड़े बरसा रही थी। ज़ारून ने जल्दी से झुककर मोबाइल उठाया। वो बंद हो चुका था। फारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ारून उसे तसल्लियाँ दे रहा था, मगर फारिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबा जान उससे बेहद मोहब्बत करते थे। वो जल्दी से ज़ारून को खुदा हाफिज़ कहे बगैर वापस आए। अगली सुबह पहली बस पकड़कर वो अपने शहर जा चुकी थी। पहाड़ों के दरमियान वाक़या उसका शहर बहुत खूबसूरत था। उस वक्त फारिया को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बाबा हॉस्पिटल में थे। एक झटके से वो हाल की दुनिया में वापस आए, क्योंकि ज़ारून अहमद ने उसके सर से चादर उतार कर नीचे फेंक दी थी। फारिया ने बेबसी से अपनी आंखें मींच लीं। वो हाथ बढ़ाकर उसके बालों का जूड़ा खोल रहा था। सिल्की बाल उसके शानों पर बिखर गए। बेइख्तियारी फारिया ने उसे ज़ोरदार धक्का दिया और खुद आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। ओह बस करो फारिया, इतनी शरीफ बनने का ड्रामा मत करो। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था, ये सब सिर्फ उसकी सज़ा है। तुम्हें भी तो पता चले कि ज़िल्लत और शर्मिंदगी आखिर किसे कहते हैं। बिल्कुल वही सब जो तुमने मेरे साथ किया था, वही सब मैं आज तुम्हारे साथ करूँगा। उसको बाजू से दबोचते वो एक दफ़ा फिर हुर्राया था। उसके लबों से कराह निकली थी। मेरा बाजू छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। लेकिन ज़ारून उसकी कोई बात सुनने के मूड में न था। मगर इससे पहले कि वो किसी बेबाकी पर उतरता और उसे बेड पर रखे, फारिया के बैग से मोबाइल बजने की आवाज़ आने लगी। फारिया ने चौंक कर मोबाइल की जानिब देखा। ज़ारून भी जैसे उस लम्हे के असर से बाहर निकल आया। फारिया ने लपक कर बैग से मोबाइल निकाला। असद की कॉल थी। असद की कॉल? फारिया के लबों से बेयकीनी से निकला। उसने फ़ोन ऑन करके कान से लगाया। क्या मुसीबत है तुम्हें? क्यों बार बार फ़ोन कर कर के मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है तुमने? 1000 दफ़ा कहा है कि मुझे फ़ोन करके परेशान मत किया करो। क्या हुआ है अहमद को, जिसका तुमने इतना हंगामा मचा रखा है? दूसरी जानिब से असद ने चिल्ला कर कहा था। फारिया खामोश सी रह गई। असद की हार्ट सर्जरी के लिए डॉक्टर ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए आपको फ़ोन किया। उसने दबे दबे लहजे में वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन दूसरी जानिब से वो एक दफ़ा फिर चिल्लाया था। कहाँ से लाऊं मैं 2 करोड़ रुपए? डॉक्टर चेंज करो या किसी और अस्पताल में ले जाओ, और अगर कहीं और बात नहीं बनती तो सरकारी अस्पताल में ले जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए भेजने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। अब दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। खटाक से असद ने फ़ोन काट दिया। मोबाइल हाथ में लिए वो साकित सी खड़ी रह गई। सामने खड़े ज़ारून अहमद ने गहरी निगाहों से उसका जायज़ा लिया। दूसरी जानिब मौजूद असद इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि बाहर खड़े ज़ारून को भी उसकी आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई दे गई थी। मोबाइल अभी भी फारिया के हाथ में ही था। एक दफ़ा फिर कॉल आने लगी। अब की बार अस्पताल से फ़ोन था। फारिया ने बेताबी से फ़ोन कान से लगाया। दूसरी जानिब काउंटर से कोई लड़की बोली, मिसेस फारिया, आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, फ़ौरन ब्लड अरेंज कर दें। फारिया का दिल धक से रह गया। अभी तो वो अहमद को ठीक ठाक छोड़ कर आई थी। लाइन कट गई तो उसने इल्तजाया निगाहों से ज़ारून की तरफ देखा। ज़ारून अहमद ने अपना सर झटका और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। शायद उसे रहम आ गया था। फारिया तेज़ी से बाहर निकलती चली गई। अंधाधुंध अस्पताल की जानिब जाते उसके जहन में बस अहमद का ही ख्याल था। स्याह पड़ती रात में अस्पताल के बर्फीले कॉरिडोर में टहलते वो बस अहमद की सेहत याबी की दुआएं कर रही थी। अरसे बाद ज़ारून से उसका जो सामना हुआ था, उसने उसके माजी के ज़ख्मों को कुरेद डाला। बेइख्तियार उसके जहन में माँ और बाबा की छवि लहरा
आ गई। नफरत की एक तेज लहर उसके वजूद में उठी और उसने एक फैसला कर लिया। अहमद की तबीयत बेहतर हो रही थी, लेकिन वो अभी तक आईसीयू में ही था। अस्पताल से निकलते फारिया के कदम खुद ब खुद अपने घर की जानिब मुड़ गए। वो घर जहां उसने ज़िंदगी के 20 साल गुजारे थे। जिस वक्त वो बाबा जान के घर के दरवाजे पर पहुंची, रात गहरी हो चुकी थी। उसने बेल बजाई। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने दरवाज़ा खोल दिया। वो खामोशी से अंदर दाखिल हो गए। अंदर लाउंज में सकूत छाया था। कौन आया है? किचन से अम्मा जान निकलती बाहर आ रही थी। फारिया पर जैसे उनकी निगाह पड़ी, वो साकित रह गए। तुम 2 साल बाद हमारी याद कैसे आ गई? उनकी आवाज़ जख्मी सी थी। फारिया ने पलट कर उन्हें देखा। शायद कभी ना आती, लेकिन अहमद, बाकी का जुमला उसके लबों में दम तोड़ गया। अम्मा जान ने आगे बढ़कर उसे अपने गले लगाया। अम्मा जान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। अरसा हुआ वो नाराज़ होकर उनके घर से चली गई थी। कहीं तुम्हारे बाबा जान को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे, अम्मा जान ने कहा तो फारिया ने नफ़ी में सर हिलाया। उन्हें मत बताइएगा, मैं बस वापस अस्पताल जाऊंगी। आज यूं ही दिल भर आया तो आपसे मिलने चली आई। मगर अम्मा जान ने उसकी बात कहाँ सुनी थी। उठकर अंदर बाबा जान को इत्तला देने चली गई। फारिया वहीं सोफे पर बैठ गई। वही जगह थी, यहीं बैठकर आज से 3 साल पहले उस पर कयामत तोड़ी गई थी। फारिया की नज़रों में 3 साल पुराना मंजर घूम गया, जब बाबा जान को हार्ट अटैक होने पर वो शहर से वापस आई थी। शुक्र था कि हार्ट अटैक मामूली नौयत का था। उसके घर आने के 2 रोज़ बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सारे ख़ानदान वाले घर में जमा थे। गुलजार साहब बीमारी के बावजूद उसी रोब के साथ सोफे पर टेक लगाए बैठे थे। गुलजार भाई, अब बस आप जल्दी से फारिया का फ़र्ज़ अदा कर ही दें। अल्लाह ने ज़िंदगी की मोहलत दी है तो देर ना करें। पढ़ लिख कर भला लड़कियों ने करना ही क्या होता है, और वैसे भी हमारे ख़ानदान में तो लड़कियों को इतना पढ़ाने का रिवाज भी नहीं है। मगर आपने फिर भी फारिया को हॉस्टल भेज रखा है। मेरी माँ ने तो जल्द अज जल्द अच्छा लड़का देखकर इसकी भी शादी कर दें। ये समीना भूपो थी। फारिया के अंदर खतरे की घंटियाँ बजने लगीं। गुलजार अहमद मुस्कुरा रहे थे। तुमने बिल्कुल सही कहा समीना, मैं खुद भी अस्पताल में यही सोच रहा था। इसीलिए मैंने आज अपने पुराने दोस्त सफदर को यहाँ बुलाया। उसका बेटा असद बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करके आ रहा है। वो लोग कब से मुझसे फारिया का रिश्ता मांग रहे थे। मैंने सोचा कि आज मंगनी की छोटी सी रस्म अदा कर दी जाए और 10 दिन बाद शादी भी कर देंगे। बस खत्म हो गई फारिया की पढ़ाई। क्या करेगी इतना पढ़कर? गुलजार अहमद साहब मुस्कुराते हुए बोल रहे थे, मगर फारिया के ऊपर तो जैसे सातों आसमान टूट पड़े थे। ख़ानदान के सभी लोग गुलजार साहब को अच्छे फैसला करने पर मुबारकबाद दे रहे थे। फारिया को घबराहट होने लगी। थोड़ी ही देर बाद सफदर साहब अपने बेटे असद के साथ अंदर आ गए। वो ऊंचा लंबा संजीदा सा मर्द था और उसकी उम्र 32-33 साल के करीब थी। अब देर मत करो गुलजार, बुलाओ हमारी बेटी को। हम सफदर साहब ने उसे बुलाया था। गुलजार साहब मुस्कुराने लगे थे। लाउंज के दरवाजे के बाहर खड़ी फारिया का दिल कांप गया। उसी पल एक आवाज़ आई, रुक जाइए गुलजार अंकल, आप पहले एक दफ़ा फारिया से तो पूछ लें कि वो आपके दोस्त के बेटे से शादी करना भी चाहती है या नहीं। फारिया का दिल उछलकर हलक में आया। उसने बेख्तियार पर्दा हटाकर देखा। खुले दरवाजे से अंदर ज़ारून दाखिल हुआ था। हादिया बाजी भी उसके साथ थी। उनके हाथों में मिठाई के बड़े बड़े टोकरे थे। फारिया को एक लम्हा लगा था समझने में कि वो आज उसका रिश्ता मांगने आई है। अरे हादिया, तुम यहाँ कैसे? और ये तुम्हारा बेटा कैसी बातें कर रहा है? मिली जुली आवाज़ें लाउंज में गूंजने लगी, मगर गुलजार साहब सख्त निगाहों से ज़ारून को देख रहे थे। तुम्हारी जुर्रत कैसे फारिया का नाम लेने की? बेटी है वो मेरी, उसका फैसला मैंने ही करना है। तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे किससे पूछकर फैसला करना चाहिए और किससे नहीं? गुलजार साहब की कड़कदार आवाज़ लाउंज में गूंजी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी बेटी मुझसे मोहब्बत करती है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं आज यहाँ फारिया का हाथ मांगने आया हूँ, ज़ारून ने आगे बढ़कर कहा था। फारिया ने सख्ती से अपनी आंखें मीच लीं। उसे पता था कि अब यहाँ क्या होने वाला है। ख़ानदान के सभी लोग मुंह पर हाथ रख के हक्का बक्का उन सबको देख रहे थे। उसके वालिद का बस नहीं चल रहा था। गुलजार अहमद का तो बस नहीं चल रहा था कि आगे बढ़कर ज़ारून की गर्दन उड़ा दें। दोबारा अगर मेरी बेटी का नाम लिया ना तो ज़ुबान खींच कर बाहर रख दूंगा तुम्हारी। निकल जाओ मेरे घर से, मैं उसकी मंगनी तय कर चुका हूँ।
उन्होंने अंदर मुंह करके फारिया की माँ को आवाज़ दी। उनकी धाड़ इस कदर ज़ोरदार थी कि फारिया को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। आप एक बार फारिया को बुलाकर पूछ लें, आप उससे पूछ लें, वो मुझसे मिलती रही। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो इस्लामाबाद में हमारे घर भी आई थी। ज़ारून की बात पर सबको सांप सूंघ गया। देखा, मैं ना कहती थी कि लड़की को पढ़ने के लिए बाहर शहर ना भेजें। न जाने क्या क्या गुल खिलाती रही है वहाँ पर। समीना पुप्पो ने सरगोशी के अंदाज में कहा कि सब ने सुन लिया। उनकी आवाज़ इतनी ऊंची तो ज़रूर थी। बुलाओ फारिया को, गुलजार अहमद साहब ने गरज कर कहा था। अम्मा ने एक सख्त निगाह फारिया पर डाली और उसे बाजू से दबोच कर लाउंज में ले गई। फारिया के कदम मन भर के हो रहे थे, पूरी की पूरी लरस रही थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम इस लड़के से मिलती रही हो और तुमने इसके साथ मोहब्बत के दावे किए? कौन है ये? गुलजार साहब ने जिन निगाहों से फारिया को देखा, उसका दिल चाहा वो ज़मीन में गड़ जाए। वो उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहा था। बस अभी वो सबको बता देगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फारिया ने जो कुछ कहा, ज़ारून के सर पर कोई बॉम्ब बनकर गिरा था। नहीं बाबा जान, मैं इसे नहीं जानती। पता नहीं ये कौन है, मैं इससे कभी नहीं मिली। कांपती हुई आवाज़ में न जाने उसके लबों से ये कैसे निकला, वो खुद भी नहीं जानती थी। उसे तो बस ये लग रहा था कि आज भरी महफिल में उसकी इज्जत का जनाजा उठाया जा रहा है। गुलजार अहमद साहब मुतमईन हो गए। देख लिया तूने, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मगर ज़ारून तो फटी फटी निगाहों से फारिया की जानिब देख रहा था। ये खौफज़दा है, आप सब लोगों के सामने इतराफ़ करने से डर रही है, मगर मैं इस तरह सबके सामने झूठा साबित नहीं हो सकता। कसम उठाओ फारिया कि तुम मुझे नहीं जानती। बात के आखिर में उसका लहजा जैसे ज़ख्मी हो गया था। फारिया ने बमुश्किल निगाह उठाकर उसे देखा। वो रो पड़ने के करीब था और तभी पीछे से गुलजार अहमद की आवाज़ आई, उठवा लो कसम, जितनी बड़ी मर्जी कसम उठवाना चाहते हो, मेरी बेटी मेरे खिलाफ हरगिज़ नहीं जाएगी। उनकी आवाज़ में मान था, हुक्म था, एक तंबीह थी। फारिया लरस कर रह गए। ज़ारून यकदम पलटा। शेल्फों के ऊपर रखा कुरान मजीद उसे दूर से नज़र आ रहा था। उसने यकदम कुरान पाक लाकर फारिया के सामने कर दिया। उसकी आंख से 2 आंसू भी लुढ़क गए। मत करो मेरे साथ ऐसा फारिया, बता दो सबको कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज़ारून ने जैसे उसकी मिन्नत करते कहा, मगर फारिया को खुद पर गढ़ती हुई ख़ानदान भर की निगाहें साफ महसूस हो रही थी। उसका लरसता कांपता हाथ उठा और कुरान मजीद पर जम गया। मैं इस शख्स को नहीं जानती और न इससे मोहब्बत करती हूँ और ना ही मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जो मेरे बाबा कहेंगे मैं वही करूँगी। अगले ही पल वो मुंह पर हाथ रखकर भागती हुई अंदर चली गई। ज़ारून जैसे ज़मीन में कड़कर रह गया। धक्के मारकर निकालो इस शख्स को। गुलजार अहमद के हुक्म पर उसे मुलाजमों ने वाकई धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल दिया था। अपनी कुचली हुई अना के साथ जिस वक्त वो वापस अपने घर आया था, वो ज़ख्मी शेर बन चुका था। फारिया के साथ उसकी सारी मोहब्बत नफ़रत में बदल गई। कैसे उसने सबके सामने उसे रुसवा कर दिया था। सामने बैठा असद खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था। लाउंज में सन्नाटा छाया था। असद ने झुककर अपने बाप से कुछ कहा, मगर जवाबन उसके बाप ने एक सख्त निगाह उस पर डालकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। क्या हम मंगने की रस्म शुरू करें सफ्तर? गुलजार साहब ने संजीदगी से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो सीधे होकर बैठ गए। साकित खड़ी फारिया को अम्मा ने सोफे पर बिठाया तो वो किसी बेजान मूरत की तरह बैठ गए। सफ्तर साहब के हाथ आई। उनकी बीवी ने आगे बढ़कर फारिया के हाथ में असद के नाम की अंगूठी पहना दी। लाउंज में मुबारक सलामत का शोर गूंजने लगा, मगर असद खामोशी से उठकर वहाँ से बाहर चला गया। सफ्तर साहब ने मंगनी के फ़ौरन बाद ढके छुपे अल्फाज में लंबे चौड़े जहेज़ की लिस्ट और आधी जायदाद की मुंतकली की बात कर दी। वहाँ मौजूद सभी लोगों को अंदाज़ा हो गया कि सफ्तर फारिया का रिश्ता लेने में इस कदर जोशो खरोश क्यों दिखा रहा था। सिर्फ 10 दिन के कलील अरसे में फारिया की असद के साथ रुखसती कर दी गई। उस दिन के बाद ज़ारून ने पलट कर कभी फारिया का नाम नहीं लिया। खुद वो भी यूं हो गई गोया जिंदा लाश की सूरत फिर रही हो। असद पे आकर उसे अपने साथ घर तो ले आया। शादी की रात अपने कमरे में आया तो फारिया दुल्हन बनी उसका इंतज़ार कर रही थी। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। उस रोज़ तुम्हारा जो आशिक आकर तुम्हारी मोहब्बत का प्रचार कर रहा था ना, मुझे यकीन है कि तुम्हारा उसके साथ कोई छुपा हुआ अफेयर ज़रूर रहा होगा, वरना कौन इस तरह भरी महफिल में आकर अपनी इज्जत गंवाया करता है जिस तरह उस बेचारे ने अपनी बेइज्जती करवाई। खैर, हसीन लड़कियों के यही तो हथकंडे होते हैं, प्यार किसी और से और शादी किसी और से, दोनों जगह के मज़े लूटती हैं।
हकारत से कहता वो उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ा रहा था। फारिया ने सख्ती से आंखें मींच ली। अपने शोहर होने का हक उसने इस्तेमाल कर लिया था, मगर शादी के सिर्फ 3 रोज़ बाद ही वो फारिया को छोड़ खुद बैरूने मुल्क। फारिया ने चंद रोज़ ससुराल में एक नापसंदीदा शय की तरह गुजारे। आखिरकार उसकी सास ने उसे बाजू से पकड़कर घर के बाहर निकाल दिया। जब तक तुम्हारा शोहर नहीं आ जाता जाकर अपनी माँ के घर रहो, मुझसे तो तुम्हारी सूरत नहीं देखी जाती। पता नहीं मेरे बेटे के सर पर किस गलाजत को थोप दिया है उसके बाप ने। फारिया खामोशी से सास की नफरत भरे जुमले लिए वापस आ गई। माँ के घर आते उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसने असद को फ़ोन पर इत्तला देने की कोशिश की, मगर उसे इस इत्तला से भी कोई गर्ज ना थी। फारिया उसे फ़ोन करती रह जाती, मगर वो फ़ोन नहीं उठाता था। फारिया ने खुद को संभाल लिया था। वो चाहती थी कि असद के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, लेकिन असद तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। वो बेजान लाश की तरह पूरे घर में फिरती रहती। अपनी बेटी को समझाओ कि घर बसाने की कोशिश करे, न जाने किस चीज़ का शौक मनाती रहती है। शहर इसे पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजा था कि वहाँ पर लड़कों से दोस्तियाँ पाल ले। अगर इसकी अच्छी जगह शादी हो गई है तो उसे निभाने की भी कोशिश करे। गुलजार साहब उठते बैठते अपनी बीवी को सुनाते रहते। फारिया के कानों में भी ये बातें पढ़ी जाती थी। वो सख्ती से अपनी आंखें मींच लेती। अंदर जाकर फिर से असद को कॉल मिलाने की कोशिश करने लगी। जवाबन उसे वही नफरत मिलती। रफ्ता रफ्ता उसका दिल हर चीज़ से बेजार होने लगा। अहमद पैदा हुआ तो फारिया की 1000 मिन्नतें करने के बाद भी असद नहीं आया, और उस रोज़ दर्द से तड़पते फारिया ने अहद कर लिया था कि आज के बाद वो उसे नहीं पुकारेगी। उसके ज़ख्म ठीक हुए तो वो खामोशी से अहमद को लिए अपने दोस्त के पास एक फ़्लैट में शिफ्ट हो गए। गुलजार अहमद साहब ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने सिर्फ इतना कहा, आपने मेरी शादी कर दिया तो मुझ पर आपका हक ख़त्म हो गया। मेरे ससुराल वाले मुझे रखने पर तैयार नहीं, मगर मैं अपने बेटे को मज़ीद किसी के तानों का निशाना नहीं बनाना चाहती। मैं उसी के साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी। और वाकई फारिया ने अहमद को अपना वाहिद सहारा समझना शुरू कर दिया था, मगर शायद कुदरत ने उसके लिए मज़ीद इम्तहानात लिख रखे थे। सोफ़े पर बैठे हुए न जाने माजी की कितनी याददाश्तें खंगाल आई थी वो। अम्मा की आवाज़ आई तो बेख्तियार जैसे होश में आ गए। तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं बेटा, वो बहुत रो रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, एक दफ़ा उनसे मिल लो। वो अपने किए पर बहुत नादिम है, अब वो चल फिर भी नहीं सकते, बहुत बीमार रहते हैं। उन्हें समझ आ गई है कि असद के साथ तुम्हारी शादी करके उन्होंने ज़्यादती की है तुम्हारे साथ, अम्मा जान कह रही थी, मगर उसकी आंखों में सिर्फ आंसू ही थे। जो होना था हो गया अम्मा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। दिल ज़्यादा बोझल हुआ तो वो चली आई। वो खामोशी से अपना बैग उठाकर बाहर निकल आई। आईसीयू के दरवाजे के सामने खड़ी वो खामोशी से अहमद को देख रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं लेते थे। उसके सभी प्यारों ने उसे तन्हा छोड़ दिया था। ठीक हो जाएगा वो, डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। ज़ारून की आवाज़ उसके उकब में उभरी तो वो बेसाख्ता पलटी। सामने वही खड़ा था, स्याह रंग की जैकेट पहने। उसके चेहरे पर वही तासुरात थे जो फारिया अपने लिए उन दिनों देखा करती जब वो उसकी मोहब्बत का दम भरता था। फारिया ने खामोशी से नज़रें फेर लीं। मैं तुम्हें तुम्हारे 2 करोड़ रुपए अदा कर दूंगी, मेरा बेटा ठीक हो जाए। मेरे पास कुछ ज़ेवरात हैं, वो फ़रोख्त करके और कहीं नौकरी करके तुम्हारा सारा कर्जा अदा कर दूंगी। फारिया ने आंसू पीते कहा तो ज़ारून यकदम घूमकर उसके सामने आया। तुमने कभी ज़िंदगी में मुझ पर भरोसा करके देखा है? मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वाकई तुम्हारे साथ वो सब कुछ करता? अफसोस, तुम मेरी मोहब्बत को कभी जान ही नहीं पाई। उसका लहजा टूटा हुआ था। फारिया ने बेयकीन निगाहों से उसे देखा। मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। अब मैं तुम्हारी मोहब्बत का यकीन करके क्या करूँ? सिर्फ तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने मदद की। फारिया की बात पर वो एक इस्तेहसाया सी हंसी हंसा था। शादीशुदा, मगर किसकी बीवी हो तुम? तुम्हारा शोर तो तुम्हारा फ़ोन तक नहीं उठाता। जानती हो क्यों? क्योंकि अमेरिका में आज से 2 साल पहले दूसरी शादी कर ली है उसने, और उन दोनों की एक बेटी भी है। वो वहाँ खुश और मुतमईन है। उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, वो कभी वापस नहीं आएगा। और जहाँ तक मैंने सुना है वो तुम्हारे लिए डिवोर्स पेपर भी तैयार करवा चुका है। फारिया को एक ज़ोरदार झटका लगा। उसने बेयकीन निगाहों से ज़ारून की जानिब देखा। अब वो चंद साल पहले वाला आम सा ज़ारून नहीं था, एक बहुत बड़े बिजनेस का मालिक था। उसके ताल्लुकात पूरे मुल्क में फैले हुए थे। वो घर बैठे हर किसी के बारे में मालूमात इकट्ठी कर सकता था। यकीनन उसकी बात सच्चाई पर मबनी थी। फारिया लड़खड़ा के वहीं रखी कुर्सियों पर बैठती चली गई। ज़ारून ने आगे बढ़कर उसे संभाला। वो फूट फूट कर रो दी।
ज़ारून की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। 2 रोज़ बाद जब अहमद को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया, वो उसके हाथ पकड़े खामोश बैठी थी। जब उसके मोबाइल की बेल बजी, असद का नंबर मोबाइल स्क्रीन पर जगमगा रहा था। फारिया ने कांपते हाथों से मोबाइल यस करके कान से लगाया। मैं तुम्हें तलाक भेज रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं खुद तुम्हारे साथ रहने पर अपने आप को कायल अब तक नहीं कर पाया। मैंने 2 साल पहले यहाँ शादी कर ली थी। मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ। कैथरीन बहुत अच्छी है। मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं। तुम चाहो तो अहमद को अपने पास रख सकती हो, और अगर नहीं रखना चाहती तो उसे अम्मी अब्बू को दे देना, मैं उसका खर्चा भेजता रहूँगा। मशीनी अंदाज में कहते असद ने फ़ोन काट दिया। फारिया ने शिद्दत ज़ब्त से अपनी आंखें मीच लीं। तलाक की खबर फारिया के घर वालों तक भी पहुंच चुकी थी। जब ही उसकी माँ का फ़ोन आया, वापस आ जाओ फारिया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो तुम्हें असद के हवाले कर दिया। ज़ारून का रिश्ता मांगने का तरीका गलत था, मगर हमें समझना चाहिए था कि वो खुद अभी इतना मैच्योर नहीं। हमें तुम लोगों की बात सुननी चाहिए थी। अम्मा, ज़ारो कतार रोते हुए वो बोली थी। फारिया ने फ़ोन बंद कर दिया। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। सब लोगों ने मिलकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, और आधी से ज़्यादा उसने खुद भी। अहमद का सारा इलाज बेहतरीन तरीके से हो रहा था। अस्पताल में से किसी ने दोबारा उससे अखराजात की मद में रकम वसूल नहीं की थी। वो जानती थी सारी रकम ज़ारून अदा कर रहा है। वो अक्सर व बेशतर अस्पताल आ जाया करता, खामोशी से कमरे में चंद लम्हे गुजारता और चला जाता। अहमद ठीक हुआ तो अम्मा अस्पताल आकर फारिया को अपने साथ ले गई। उसने भी जैसे हथियार डाल दिए थे। कमरे में लेटे हुए गुलजार अहमद साहब हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। फारिया को देखते उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने ज़िद और अना में आकर गलत फ़ैसला किया। उस रोज़ सब ख़ानदान वालों के सामने मुझे लगा ज़ारून ने मेरे चेहरे पर तमाचा मारा। मेरी ही औलाद भला मेरे खिलाफ़ जाकर किसी और के हक़ में गवाही कैसे दे सकती थी? सिर्फ़ इसलिए मैंने तुम्हारी जल्दी शादी का फ़ैसला कर लिया, मगर असद तुम्हारे लिए एक अच्छा इंतखाब नहीं था। गुलजार अहमद साहब रोते हुए बोल रहे थे। फारिया खामोशी से अपने आंसू साफ करती रही। अब क्या हो सकता था? जो होना था वो तो हो चुका था। अब बस इसी बात पर वो खुश थी कि उसका बेटा ठीक हो गया था। दिन खामोशी से गुजरने लगे। उस रात खानदान में एक शादी की तकरीब थी। वो शादी से वापस आई तो अहमद सो चुका था। उसने आहिस्तगी से उसे बेड पर डाला। लंबा घेरदार फ्रॉक अब उसे परेशान करने लगा। वो चेंज करने के लिए उठी, लेकिन तभी उसका मोबाइल बजने लगा। रात के 12 बज रहे थे। फारिया ने मोबाइल उठाकर देखा तो ज़ारून का नंबर जगमगा रहा था स्क्रीन पर। वो चुप सी रह गई। कुछ देर बाद उसने फ़ोन ऑन करके कान से लगाया। जल्दी बाहर आ जाओ, अम्ब्रेला लेकर आना, और हाँ, घर के पिछले दरवाजे से बाहर आना, मैंने लॉक ख़राब कर दिया। ज़ारून की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो हैरान रह गई। फारिया ने बेसाख्ता खिड़की से बाहर झांका। ताबड़तोड़ बारिश शुरू हो चुकी थी। मौसम तो पहले ही ख़राब था, मगर इतनी जल्दी बारिश? फारिया के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ना चाहते हुए भी उसने अलमारी में रखी अपनी छतरी निकाली और नीचे उतर आए। माँ बाबा सो चुके थे। घर में खामोशी थी। खामोशी से पिछला दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकली तो सामने ही वो खड़ा बारिश में भीग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। रोड के दूसरी जानिब खड़ी फारिया भी मुस्कुरा रही थी। बारिश ने उन दोनों के दरमियान एक चादर तान दी थी। उसने हाथ में पकड़े मोबाइल पर ज़ारून का नंबर मिला। दूसरी जानिब खड़े ज़ारून ने दरख्त की ओट में होते मोबाइल ऑन करके कान से लगा लिया। क्या बात है, क्यों बुलाया? फारिया ने पूछा तो वो कहने लगा, क्या मुझसे शादी करोगी? अगर हाँ तो मैं अम्मी को लेकर तुम्हारे घर एक दफ़ा फिर आने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ इस दफ़ा मुझे रुसवा करके घर से बाहर मत निकलवाना। उसके लहजे में हल्की सी मुस्कुराहट थी। फारिया ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। ये उसकी जानिब से हाँ का इशारा था। तो फिर जब रिश्ता लेकर आओगे तभी मुलाकात होगी, इस वक्त मिलना मुनासिब नहीं। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन काट दिया। दूर खड़े ज़ारून ने भी सर को खम देते उसे मुस्कुरा कर देखा। वो छतरी लिए पलट कर अंदर चली गई। ज़ारून भी खामोशी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन उसके दिल की कली खिल चुकी थी। अगले ही दिन वो रिश्ता लेकर फारिया के घर मौजूद था। गुलजार साहब ने इद्दत के बाद फारिया के निकाह की हामी भर ली थी, और इस बार उन्होंने वाकई फारिया की खुशी का भरम रखा था। इद्दत मुकम्मल हुई तो सादगी से फारिया और ज़ारून अहमद का निकाह पढ़ा दिया गया। सफ़ेद रंग के कामदार लिबास में वो कोई अप्सरा लग रही थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर स्याह शॉल को ओढ़े वो कोई शहज़ादा लग रहा था।
शादी के थका देने वाले दिन के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो फारिया भी थक कर बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। इजाज़त है। जेब से मुंह दिखाई की अंगूठी निकालकर उसने फारिया की जानिब देखा तो उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। आहिस्तगी से उसके हाथ में अपने नाम की अंगूठी पहनाते ज़ारून ने हमेशा के लिए उसे अपने हिसार में कैद कर लिया था।